कोरोना से निपटने के लिए कई राज्यों ने जो सख्त प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें और नहीं टाला जा सकता था। सबसे ज़्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र ने पूर्णबंदी तो नहीं की, लेकिन उसी से मिलते जुलते कठोर कदम उठाए हैं। राज्य में धारा 144 लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और केरल जैसे सर्वाधिक प्रभावित राज्यों ने अपने यहाँ रात का कर्फ्यू लगा दिया है। स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। रायपुर, जबलपुर, भोपाल जैसे शहरों में स्थिति ज़्यादा गंभीर होने के कारण पूर्णबंदी भी की गई है। इस सख्ती का फौरी मकसद यही है कि लोग घरों से न निकले और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। ऐसी सख्ती पहले ही लागू हो जाती तो हालात बेकाबू होने से बच जाते, पर विशेषज्ञों की चेतावनियों को जिस तरह नज़रअंदाज किया जाता रहा, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का दैनिक आंकड़ा 18,000 के ऊपर निकल चुका है। इतना ही नहीं, उपचाराधीन मरीज 50,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। बिस्तर फिर कम पड़ने लगे हैं। एक दिन में मृतकों की संख्या 100 को पार कर गई है। दिल्ली में अब तक मॉल, सिनेमाघर, स्पा, जिम, तरणताल आदि सब खुले थे। ऐसे में संक्रमण नहीं फैलता तो और क्या होता। पैरा पूरे देश का आंकड़ा देखें तो बुधवार को संक्रमितों का रोजाना का आंकड़ा 2 लाख पार कर गया। संक्रमण के फैलाव और इससे होने वाली मौतों, नए मामले आने और सक्रिय मामले बढ़ने की दरों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसलिए भारत अब कोरोना की सबसे तगड़ी मार झेलने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। चौंकाने वाला आंकड़ा यह भी है कि अब दुनिया में हर 10 में चौथा मरीज अपने यहाँ का है। देश के तमाम शहरों के अस्पतालों और शमशानों से आ रही तस्वीरें हालात की भयावहता बता रही है। उधर विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि महामारी का सिलसिला थमने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। संक्रमितों का आंकड़ा रोजाना 15 से 20,000 की दर से बढ़ रहा है। जाहिर है, एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख पहुंचने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। गौर करने की बात यह है कि अस्पतालों में बिस्तर और दवाइयों की कमी अभी से होने लगी है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़ जाने से सबका दम फूल रहा है। पैरा यह संकट की घड़ी है। इसमें हम जितनी सूझबूझ और संयम से काम लेंगे उतनी जल्दी संकट से बाहर आ सकेंगे। ऐसी आपदाओं से देशों की अर्थव्यवस्थाएं पटरी से उतर जाती है। आमजन की माली हालत खराब हो जाती है। व्यापार बैठ जाते हैं। पिछले 1 साल से हम यह देख भी रहे हैं। बहरहाल आज जिस तरह के हालात हैं उसी में जीना भी है और कोरोना को हराना भी है। लेकिन कुंभ में जो भीड़ उमड़ रही है उसके बारे में केंद्र और राज्य सरकार चुप है। उत्तराखंड सरकार पहले ही हाथ खड़े
कर चुकी है कि रोजाना 50,000 जांच करा पाना संभव नहीं है। जांच का यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। कुंभ में अब तक संक्रमण के लगभग 4,000 मामले सामने आ चुके हैं। ये तब है जब व्यापक स्तर पर जांच नहीं हो रही है। ऐसे में श्रद्धालु अगर कुंभ से संक्रमण लेकर लौटे तो उसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी काफी लंबे समय से एक जटिल प्रश्न बना रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से कई बार ऐसे मौके आए जब अमेरिका की ओर से अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने की बात कही गई, लेकिन किसी न किसी वजह से वे फैसले अंजाम तक नहीं पहुंच सके। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणा पर अमल हो सका तो इसी साल 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिक पूरी तरह अफगानिस्तान से लौट जाएंगे। दरअसल न केवल अफगानिस्तान से लेकर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में अमेरिकी सेना की वहां मौजूदगी एक बहस का विषय बन चुकी है, बल्कि खुद अमेरिका में जोखिम और खर्चे के मद्देनजर इस मसले पर तीखे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अक्सर होने वाली उथल पुथल के बावजूद इस ओर कोई ठोस पहल नहीं हो सकी थी। अब बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा है कि 11 सितंबर का हमला इस बात की व्याख्या नहीं कर सकता कि अमेरिकी बलों को 20 साल बाद भी अफगानिस्तान में क्यों रहना चाहिए और वक्त आ गया है कि अमेरिकी सैनिक देश की सबसे लंबी जंग से वापस आएं। पैरा गौरतलब है कि इस साल 11 सितंबर को अमेरिका में हुए बड़े आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। अल कायदा का वह हमला विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी अभियान की एक बड़ी वजह बना। खास तौर पर सन 2001 में अल कायदा का सामना करने के लिए ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारी थी। इस लिहाज से देखें तो 11 सितंबर को 20वीं बरसी का दिन अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है और इस दिन सैनिकों की वापसी को वह एक खास मौके के रूप में पेश कर सकेगा। जाहिर है इसे अमेरिका अपने अभियान की कामयाबी के तौर पर देखेगा। तो दूसरी ओर अब तक अमेरिका सेना और तालिबान के बीच जैसे टकराव रहे हैं उसमें तालिबान इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगा। तालिबान के एक मुख्य सदस्य की ओर से बयान आया भी कि हमने जंग जीत ली है और अमेरिका हार गया है। इसके अलावा तालिबान की ओर से यह भी कहा गया कि हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। पैरा ऐसी स्थिति में फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के लौट जाने के बाद वहां के हालात में क्या सुधार आएंगे, लेकिन वहां अपने सैनिकों की मौजूदगी से अमेरिका को जो बोझ और नुकसान उठाना पड़ा है उसमें इस कदम को निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जाएगा। अफगानिस्तान में अल कायदा और तालिबान के लड़ाकों से युद्ध के दौरान अमेरिका के 2400 सैनिक मारे गए। इसके अलावा इस युद्ध पर अमेरिका अब तक 150 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा
खर्च कर चुका है। इसे बाइडेन के बुधवार के बयान से भी समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इस जंग में लगातार संसाधनों की आपूर्ति करता नहीं रह सकता। जहां तक कामयाबी का सवाल है, तो करीब 10 साल पहले मई 2011 में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार गिराया, मगर वह अब भी यह दावा कर सकने की स्थिति में नहीं है कि तालिबान खत्म हो गया या अफगानिस्तान में शांति कायम हो गई। अब आने वाले महीनों में जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हो जाएगी, तब यह देखना होगा कि अफगानिस्तान की शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या और कैसे कदम उठाए जाते हैं और इसमें पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत और तुर्की की क्या भूमिका तय होती है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में स्थिरता के भविष्य में इन देशों की भागीदारी अहम साबित होगी। विराम स्टॉप।